एक मिनट समझा। ये सुपीरियर फेसेट है, ये इंफीरियर फेसेट है, ठीक है। अब इसका फेस कहाँ पर है? अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियन। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। यार मैं ऐसे करूंगा तो भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? मैं अब आपको ये कह रहा हूँ, ऐसे भी बन से जाएगा, ऐसे भी बन। मैं आप लोगों को बताने के लिए ये दिखाता हूँ ना, ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। इसको क्या बड़ा मोबिलाइजेशन का ये 45 डिग्री का एंगल है, दैट इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम जब भी सर्वाइकल स्पाइन का मोबिलाइजेशन करते हैं तो हम एंगल टुवर्ड द पेशेंट आई अपनी फोर्स है, हम बिल्कुल डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करते, तो फोर्स नहीं लगाते मोबिलाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, टुवर्ड्स द पेशेंट आई हम लोग ने मोबिलाइजेशन फोर्स लगानी है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द पेशेंट आई ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल होता है, उसको मोबिलाइजेशन होती है, ठीक है। अगर प्रेशर जॉइंट मोबिलाइज करेगा तो उसमें आपका वर्टिकल मोबिलाइज करेगा, ठीक है। उसके अलावा भी मोबिलाइजेशन हो सकती है, लेकिन मैं अगर ट्रांसफॉर्मली अगर इसको मोबिलाइजेशन फोर्स अप्लाई करूंगा तो फिर ये कभी भी मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अगर नेक को बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड ट्रांसफर प्लेन में मोबाइल करूं तो ये कभी मोबाइल नहीं होगा। मुझे कोई सा पेशेंट आई क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मूवमेंट बता रहे हैं, मूवमेंट बता रहे थे, जैसे हम एक सेगमेंट है तो इसका इससे जो है ऊपर वाले इसकी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, आई तो इसे नीचे वाले डिजाइन कर रहे हैं, तब फिर ये डिजाइन करेगा नहीं। इसके ऊपर वाला जो वर्टिकल है, देखो इसके ऊपर वाला जो वर्टिकल है, अब आप ये देखो कि ऊपर वाले वर्टिकल में जो प्लेटफॉर्म क्या हो, प्लेटफॉर्म तो इसके और डॉटिंग फोर्स है, ठीक है। तो इट इज रिलेटिवली आप कह लो पीछे है इस वर्टिकल, लेट्स से दिस इज द सेकंड वर्टिकल और ये रिलेटिवली इस वर्टिकल से पीछे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डॉटिंग फोर्स है। अब जब इससे फ्लेक्शन में जाना है तो इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा इस फेसेट जॉइंट को, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये आर्टिफिशियल सरफेस इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मीडियली जाना पड़ेगा तो ये फ्लेक्शन होगी, ठीक है। अगर ऊपर वाले वर्टिकल के रिलेटिवली नीचे वाले को देखें तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इनको लेटरली जाना पड़ेगा फ्लेक्शन के, ठीक है। सिर्फ एक चीज याद कर लें तो ऑपोजिट उसके जो होगी वो नीचे वाले वर्टिकल में होगी। जी बच्चों, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है? नो सर, सही तरह से नहीं आ रही। यस सर। सर कम आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। बेटा यहाँ पे फैंस, यहाँ अब आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। जी अब बताओ, अब आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ओके, हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? सही जो आप बता रहे थे दोबारा रिपीट। अभी पहले आवाज क्या दोबारा क्या रिपीट कर? ऑन कर ले। बेटा फैंस बंद नहीं होने क्योंकि एसी नहीं चल रहे। कैमरा ऑफ है, मैं कह रही हूँ कैमरा ऑन कर रहे हैं। कैमरा मैं ऑन कर देता हूँ। अच्छा आप क्या पूछ रहे हैं? न्यूट्रल पोजीशन हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, जो पहला लेक्चर था सर्वाइकल स्पाइन का, इसमें हम लोगों ने पढ़ी थी पोजीशन, लूज पैक पोजीशन क्या है सर्वाइकल स्पाइन की, जिसमें मैंने बताया था कि साइड बेंडिंग और रोटेशन दे आर इक्वली लिमिटेड। अगर हम बात करें हाइपोमोबिलिटी की, अगर हम क्या किसकी बात करें, हाइपोमोबिलिटी की, कि अगर
स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन में एडिशंस बनना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है वो पहली दो मूवमेंट्स कौन सी हैं? एक साइड बेंडिंग है और एक रोटेशन है, क्योंकि ये दोनों कपल्ड मूवमेंट्स हैं। अगर एक लिमिटेड होगी तो अल्टीमेटली उसका पूरे का पूरा इफेक्ट उसकी दूसरी कपल्ड मूवमेंट पर जाएगा ही जाएगा। अगर रोटेशन लिमिटेड हो रही है तो साइड बेंडिंग लिमिटेड होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दोनों कपल्ड मूवमेंट्स हैं। तो साइड बेंडिंग एंड रोटेशन दे आर इक्वली लिमिटेड, ठीक है, प्लस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो एंड में लिमिट होना शुरू हो जाती है। और उसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि किस पोजीशन में, एक तो न्यूट्रल पोजीशन और स्लाइट एक्सटेंशन जो है सर्वाइकल स्पाइन की, ये उसकी लूज बैक पोजीशन है। ये उसकी क्या है? स्लाइट एक्सटेंशन एंड न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, ये उसकी लूज बैक पोजीशन है, इसमें मोबिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बेसिक लेक्चर्स में बता चुका हूं। जो पहले 6 लेक्चर हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने ये पोजीशंस पढ़ी थी, इसी यही बताया गया था कि लूज बैक पोजीशन में क्या किया जाता है, क्लोज बैक पोजीशन कब इस्तेमाल की जाती है और कब इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है, और जो कंप्लीट एक्सटेंशन है सर्वाइकल स्पाइन की वो उसकी क्लोज बैक पोजीशन है। कंप्लीट एक्सटेंशन में नवाइस प्रैक्टिशनर मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जब आप फ्रेश ग्रेजुएट्स होके जब जाएंगे तो आप लोग मोबिलाइजेशन कभी भी कंप्लीट एक्सटेंशन में नहीं करोगे। आप किस में करोगे? स्लाइट एक्सटेंशन में या न्यूट्रल पोजीशन के अंदर सर्वाइकल स्पाइन। समझ आ गई? ठीक है, अच्छा लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ लास्ट वाली स्लाइड्स रह गई थी, उनको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ अ फ्लेक्शन इज गोइंग टू ऑकर। ठीक है, वो कहते हैं फ्लेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 सीक्वेंशियल फेजेस। ठीक है, 3 सीक्वेंसेस के अंदर हम लोग फ्लेक्शन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज क्या है कि जो नीचे वाले सेगमेंट्स हैं, जो मोस्ट लोअर सेगमेंट्स हैं, C5, C6, C7, ठीक है, दे फर्स्ट अपीयर टू टिल्ट फॉरवर्डली। ठीक है, मतलब कि जो बेस है सर्वाइकल स्पाइन की, सबसे पहले वो क्या करेगी? फॉरवर्डली टिल्ट करेगी। C6, C7, C5 ये आगे की तरफ फॉरवर्डली बेंड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो सारे का सारा किस पे चला जाएगा? आपके ऊपर सर्वाइकल स्पाइन पे C1, C2, C3, C4। और लास्ट फेज क्या है कि दोबारा से जो लोअर सेगमेंट हैं C5, C6, C7 ये बेंड होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला फेज क्या है? C5, C6, C7 बेंड होंगे फॉरवर्डली। नेक्स्ट फेज क्या होगा कि अपर सर्वाइकल स्पाइन से सीक्वेंसिंग शुरू होगी। C1 बेंड होगा, C2, C3, C4, और जो लास्ट फेज होगा उसमें दोबारा से आपके लोअर सर्वाइकल सेगमेंट C5, C6, C7 दोबारा से क्या करेंगे? सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्शन को कंप्लीट करना। ठीक है, यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्शन की क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया फ्लेक्शन को आपने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। An anterior osteokinetic rock tilt of the superior vertebra in the sagittal plane. Sagittal plane का पता है सबको? Rock tilt का मतलब क्या है? Sagittal plane का सबको पता है, ठीक है, एंट्रोपोस्टीरियर या पोस्टरो एंटीरियर। तो रॉक टिल्ट का मतलब क्या है कि सिंपली वर्टिब्रा अपनी पोजीशन के ऊपर है लेकिन क्या हो गया? ये टिल्ट कर गया। दिस इज द टिल्टिंग। ठीक है, लाइक मैं अपनी जगह पे हूँ, ठीक है, मैं एज अ होल क्या कर गया हूँ? आगे की तरफ टिल्ट कर गया हूँ, मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वीडियो नहीं ऑन। जी बेटा, ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एज अ होल मैंने अपनी जगह नहीं छोड़नी, मेरा आगे की तरफ टिल्ट कर जाना, दैट इज द रॉक टिल्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ द वर्टिब्रा टिल्ट फॉरवर्डली। ठीक है, सेकंड क्या है? a supra-anterior glide of both posterior facets of the facet joints, yes, zygofascial joints।
कहने का मतलब क्या है कि जो सुपीरियर हर जो वर्टिब्रा है इसकी जो सुपीरियर फेसेट्स होंगे वो क्या करेंगे, ग्लाइड करेंगे। किस डायरेक्शन के अंदर, सुप्रो एंटीरियर डायरेक्शन के अंदर ग्लाइडिंग होगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगी, सुप्रो एंटीरियर डायरेक्शन के अंदर ग्लाइडिंग होगी। वही सेम कि क्लाइंबिंग वाला कंसेप्ट है कि क्लाइंब करेंगे वर्टिब्रा। ठीक है, समझ आ गई बात। And anterior translation of the superior vertebra on the intervertebral disc. जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो फिर आपका जो वर्टिब्रा होगा वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा नीचे वाले वर्टिब्रा को। ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले क्या हुआ है, टिल्टिंग हुई है। सेकंड फेज क्या आया है, ग्लाइडिंग हुई है फेसेट जॉइंट की। और लास्ट में क्या हुआ है कि वर्टिब्रा एज अ होल क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। दिस इज हाउ द फ्लेक्शन विल अकर। ठीक है, ये फ्लेक्शन, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन। एक्सटेंशन इसके ऑपोजिट है, पोस्टीरियर ऑस्टियोकाइनेमेटिक सैजिटल ब्लॉक। ठीक है, दैट इज द पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, उसके बाद ग्लाइडिंग होगी पोस्ट्रो एंटीरियर डायरेक्शन में सुपीरियर फेसेट्स की। ठीक है, उसकी सुप्रो एंटीरियर डायरेक्शन में हो रही है, तो इसकी किसमें होगी, इंफ्रा पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या है, पोस्ट्रो इंटीरियर डायरेक्शन में क्या है। उसके ऑपोजिट इसकी क्या होगी, ग्लाइडिंग होगी फेसेट की। और एंड के अंदर क्या होगा कि जो वर्टिब्रा है वो क्या करेगा, पोस्टीरियरली ट्रांसलेट करके एक्सटेंशन को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये एक सेगमेंटल मोशन सबने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है सेगमेंटल मोशन के। ये एक सेगमेंटल मोशन को मैंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, हाउ सेगमेंटल मोशन विल अकर। ठीक है, समझ आ गई बात। साइड बेंडिंग। अब साइड बेंडिंग किस तरीके से होगी, वो कहते हैं सेम साइड ऑस्टियोकाइनेमेटिक टिल्ट। ठीक है, जिस साइड की साइड बेंडिंग है, राइट साइड की साइड बेंडिंग है, तो वर्टिब्रा क्या करेगा, राइट साइड के ऊपर टिल्ट कर जाएगा। सुप्रो एंटीरियर ग्लाइड ऑफ द ऑपोजिट फेसेट। ठीक है, अब हमने क्या बात कही हुई है कि जो फेसेट है ऑपोजिट साइड का, ठीक है, वो क्या करेगा, फ्लेक्शन के अंदर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, साइड बेंडिंग के साथ रोटेशन क्या होती है, सेम साइड की होती है। तो सेम साइड की रोटेशन का मतलब क्या है कि जो सेम राइट साइड की अगर साइड बेंडिंग कर रहा हूं तो राइट साइड वाले फेसेट एक्सटेंशन में जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले फेसेट किसमें जाएंगे, फ्लेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो जब ये फ्लेक्शन में जाएंगे आपने इनको फ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब कर देना है कि जी लेफ्ट साइड का जो फेसेट है वो किसमें जाएगा, सुप्रो इंटीरियर ग्लाइड होगी उस पे। ठीक है, राइट साइड के फेसेट के ऊपर क्या होगी, पोस्ट्रो इंटीरियर ग्लाइड होगी। हमने क्या बात कही हुई है कि कपल्ड मूव, राइट साइड बेंडिंग इज एसोसिएटेड विद राइट साइडेड रोटेशन। इस बात का सबको पता है कि कपलिंग मिड और लोअर साइड बेंडिंग एक्चुअली फंक्शन किसका है, राइट, जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन का है ना, अपर सर्वाइकल स्पाइन में तो बिल्कुल हल्के से टिल्ट करती है, वो इतनी नहीं है, मतलब कि हम उसको सिग्निफिकेंट कहें कि उसको हम डिस्क्राइब करें। हम डिस्क्राइब करें मिड और लोअर सर्वाइकल की साइड बेंडिंग, और वो क्या कहती है, मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन में आपकी जो कपल्ड मूवमेंट होगी वो क्या होगी, सेम साइड की होगी। मींस राइट साइड बेंडिंग इज एसोसिएटेड विद राइट साइडेड रोटेशन। तो राइट साइड बेंडिंग का मतलब क्या है कि मेरी राइट साइड की रोटेशन होगी। ठीक है, अब आप देखो कि मेरे इस साइड का फेसेट जॉइंट, ये दो फेसेट जॉइंट है, अगर मेरी राइट साइड की रोटेशन हो रही है तो ये वाला फेसेट किसमें जा रहा है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, और ये वाला फेसेट किसमें जा रहा है, एंटीरियर डायरेक्शन में। मैं ये कह सकता हूं जी बेटा, राइट साइड बेंडिंग इज एसोसिएटेड विद राइट साइडेड रोटेशन, कपल्ड मूवमेंट है, सेम साइड पर होगी। तो अगर मेरी राइट साइड बेंडिंग हो रही है तो मेरी राइट साइडेड रोटेशन होगी इस तरीके से। मेरा ये वाला फेसेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ये वाला फेसेट किस में जा रहा है, एंटीरियर डायरेक्शन में। मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज एक्सटेंशन एंड दिस इज फ्लेक्शन। ठीक है, आपने जब इसको डिस्क्राइब करना ऑपोजिट साइड के फेसेट को, तो आपने वही बात करनी है फ्लेक्शन वाली कि इसमें क्या होगी, सुप्रो एंटीरियर ग्लाइड होगी, इसमें क्या होगी, इंफ्रो पोस्टीरियर ग्लाइड होगी।
मतलब सेम साइड का जो फेसेट है वो एक्सटेंशन में जाएगा, ऑपोजिट साइड का फेसेट फ्लेक्शन में जाएगा। इस तरीके से साइड बेंडिंग होगी, ठीक है। In addition, there is a contralateral translation of the vertebra of the disc. अब मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी आप लोगों को कि जब मैं साइड बेंड करता हूँ राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड पर अगर टिल्टिंग हो रही है तो वर्टिब्रा क्या करता है, ऑपोजिट साइड पर ट्रांसलेट करता है। क्या करता है, ऑपोजिट साइड पर ट्रांसलेट करता है। सिंपल। इसका मतलब क्या है कि जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में सेम डायरेक्शन में ग्लाइडिंग हो रही है, लेकिन जब साइड बेंडिंग है तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है, ऑपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है। इसकी सेम साइड पर ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटरल कर्व नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है। वहां पे फ्लेक्शन के अंदर इंटीरियर ग्लाइडिंग या इंटीरियर ट्रांसलेशन क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे एक लॉर्डोटिक कर्व पड़ा हुआ है, वहां पे लॉर्डोसिस है सर्वाइकल स्पाइन की। अगर वो इंटीरियरली ट्रांसलेट नहीं करेगा वर्टिब्रा तो कभी भी आपकी फ्लेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। जो मैंने सीक्वेंस बताया है ना, C5, C6, C7, जब तक ये कंप्लीटली ट्रांसलेट नहीं कर जाएंगे आपका C1, C2 पे फ्लेक्शन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और वहां पे सेम साइड पर क्यों है ट्रांसलेशन, क्योंकि देयर इज अ लॉर्डोटिक पोस्चर, ठीक है। साइड बेंडिंग की अगर हम बात करते हैं राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, इसलिए इसने ऑपोजिट साइड पर ट्रांसलेट करना ही करना, ठीक है। यहाँ पे कोई लेटरल कर्व नहीं है कि इसको सेम साइड पर ट्रांसलेट करना पड़े। बात की समझ आ रही है? राइट साइड की बेंडिंग होगी तो ट्रांसलेशन, वर्टिब्रा की ट्रांसलेशन क्या होगी, ऑपोजिट साइड की होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड की होगी। अब सिंपली इसमें आप ये कह लो कि जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है उसमें जो ट्रांसलेशन है वो सेम साइड की है। मतलब जब फ्लेक्शन हो रही है तो वर्टिब्रा की ट्रांसलेशन हो रही है फॉरवर्ड, जब एक्सटेंशन हो रही है तो वर्टिब्रा की ट्रांसलेशन हो रही है बैकवर्ड। मतलब आप ये पूछ सकते हो कि सर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में सेम साइड पर ट्रांसलेशन हो रही है तो साइड बेंडिंग को क्या मसला है, साइड बेंडिंग में क्यों नहीं ट्रांसलेशन? क्योंकि यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि एक तो लॉर्डोटिक पोस्चर है, लॉर्डोटिक पोस्चर को स्ट्रेटन अप करने के लिए, अब आपने वहां पर फ्लेक्शन देखी थी तो उसमें क्या था, जो लॉर्डोसिस था वो खत्म होके बकायदा आगे की तरफ कर्व हो गया था ना, सर्वाइकल स्पाइन की जो फ्लेक्शन है कंप्लीट उसमें ऐसे है, तो वो मुमकिन ही तब है जब उसने वर्टिब्रा ने ट्रांसलेट करना है उसी डायरेक्शन में। अब यहाँ साइड बेंडिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई कर्व नहीं है। अगर आप इस तरीके से देखें, पोस्टरो इंटीरियर डायरेक्शन में देखें तो कोई कर्व तो नहीं ना है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो उसमें उसने सेम साइड के ऊपर ट्रांसलेट उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑपोजिट साइड पर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। समझ आगे बात को, ठीक है। अगर वो सेम साइड पर ट्रांसलेट करेगा भी तो सेम साइड पर ट्रांसलेशन की वजह से इम्पिंचमेंट हो सकती है, इसलिए उसने ऑपोजिट साइड पर ट्रांसलेट करके फिर टिल्ट करना। इसी तरीके से जो नीचे वाला वर्टिब्रा होगा वो भी ऑपोजिट साइड पर ट्रांसलेट करके नीचे की तरफ टिल्ट करेगा। समझ आ गई? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये साइड बेंडिंग हो रही है, राइट साइड बेंडिंग, इसमें ये ट्रांसलेशन सेम साइड पर नहीं होगी, ये ट्रांसलेशन क्या होगी, ऑपोजिट साइड पर ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। समझ आ गई बात की? ताकि नीचे वाले वर्टिब्रास को स्पेस मिलती जाए, ठीक है। जैसे जैसे स्पेस मिलती जाएगी वैसे वैसे साइड बेंडिंग होती जाएगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन की बात कर रहा हूँ, अब सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन। अब आप इसी तरीके से देख लो कि जैसे पॉइंट्स को पाइल अप करो, मैंने पॉइंट्स को अगर साइड बेंड करवाने किसी एक साइड पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से हर एक पॉइंट को ऑपोजिट साइड पर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में चीज ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि वहां पे एक लॉर्डोटिक पोस्चर डेवलप है पहले से, ठीक है ना। वहां पे इस तरीके से कर्व है, मुझे इसको जरूरत ही नहीं है करने की, नीचे करने की, ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है ऑपोजिट साइड के ऊपर, ये तो पहले से ही है ट्रांसलेटेड, ठीक है। ये अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेम साइड पर ट्रांसलेट करेंगे विद फ्लेक्शन, और विद एक्सटेंशन भी सेम साइड पर ट्रांसलेट करेंगे, दैट इज इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन। समझ आ गई?
रोटेशन जो है दैट इज अ कपल मूवमेंट, ठीक है, सेम साइड की साइड बेंडिंग हो रही है, इसके साथ साथ रोटेशन हो रही है। दिस वर्टेब्रा इट इज मोर रोटेटेड एज कंपेयर्ड टू द लोअर वन। समझ आ रही है बात की? ये जो है इट इज मोर इन अ न्यूट्रल पोजीशन एज कंपेयर्ड टू टॉप वन। ये मच रोटेटेड है और ये लीस्ट रोटेटेड है। ठीक हो क्या? क्योंकि सर्वाइकल रोटेशन जो है वो आपकी किसका काम है? आपके अपर सर्वाइकल स्पाइन की रोटेशन होती है पहले 45 डिग्री, तो आपके बाकी नीचे वाले सेगमेंट क्या करते हैं? रोटेट होना शुरू होते हैं। फ्लेक्शन में नीचे वाले सेगमेंट्स पहले फ्लेक्स करेंगे तो ऊपर वाले सेगमेंट्स फ्लेक्स होना शुरू करेंगे। रोटेशन में क्या है? अपर सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्स होगी 45 डिग्री, तो नीचे रोटेशन आना शुरू होगी। सर नीचे वाला लेस न्यूट्रल है, more in a neutral position, slightly rotated but more in a neutral position। क्योंकि रोटेशन बेटा काम है अपर सर्वाइकल स्पाइन का। अगर अपर सर्वाइकल स्पाइन रोटेट करेगी फर्स्ट 45 डिग्री, तो फिर नीचे वाले थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ वर्टेब्रास क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। एड अप करते जाएंगे कि आपकी जो रोटेशन है वो कहां तक हो जाए? 90 डिग्री तक हो जाए। ठीक है? नहीं समझ आई? आगे सर ये रिपीट कर दें एक दफा, फ्लेक्शन और रोटेशन। क्या कर दूं? सर रोटेशन में आप बता रहे ना ऊपर वाले पहले करेंगे और फ्लेक्शन में नीचे वाले। फ्लेक्शन में ना, फ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले नीचे वाले सेगमेंट्स मूव करते हैं, तो फिर ऊपर वाले सेगमेंट्स की फ्लेक्शन स्टार्ट होती है। रोटेशन में सबसे पहले ऊपर वाले सेगमेंट्स रोटेट करते हैं, फिर नीचे वाले सेगमेंट्स की रोटेशन स्टार्ट होती है। ओके सर, थैंक यू। This is our last lecture of the mid and cervical spine। ये cervical spine आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों ने मिड एंड सर्वाइकल स्पाइन का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ रिव्यू दूंगा रिगार्डिंग डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, कि किस तरीके से हिस्ट्री जो है वो आपको बताती है कि ये किस किस्म का पेशेंट है और मैंने इसमें क्या थेरेपी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है पेशेंट को। ठीक है, नेक का बेटा मस्कुलर कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोबिलिटी भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब लेट्स से मुझे कोई आगे बहुत जोर से कोई चीज लगे, अगर मेरी स्पाइन में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर तो स्पाइनल कॉर्ड फौरन से डैमेज हो जाएंगे, पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस ट्रॉमा से बचने के लिए स्पाइन को, सर्वाइकल स्पाइन को खासतौर पर स्टेबलाइज भी किया है और इसी तरीके से उसमें मूवमेंट भी अलाउ की है। हम लोगों ने सुपरफिशियल ग्लोबल मसल्स का भी बात की थी और डीप मसल्स की बात की थी। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल मसल्स हैं उनका काम है मूवमेंट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अगर 50% मसल बैली सुपरफिशियल मसल्स की है तो 50% मैस किसके पास है? डीप मसल्स के पास है, कोर मसल्स के पास है। और उन्होंने क्या करना है? एट द सेम टाइम सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। अगर सर्वाइकल स्पाइन के पास स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मींस टू से जब तक स्टेबलाइज नहीं है सर्वाइकल स्पाइन, आपकी सर्वाइकल स्पाइन मूव नहीं करेगी। आप कभी भी पेशेंट सर्वाइकल स्पाइन में हाइपर मोबिलिटी का नहीं देखोगे कि जी हाइपर मोबिलिटी है इस पे सर्वाइकल स्पाइन में खास तौर पर। ठीक है, आप बाकी जिस मर्जी पेशेंट का देख लो कि आप हाइपर मोबिलिटी देख सकते हो कि जी हाइपर मोबिलिटी है इस पेशेंट। ठीक है, उसके थंब में है, उसके पेरिफेरल जॉइंट्स के अंदर है, लेकिन जो सर्वाइकल स्पाइन है वो एक खास हद तक मूवमेंट अलाउ करेगी, उससे ज्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, जब तक कि किसी लिगामेंट का रप्चर नहीं हो जाता। ठीक है, तो मींस टू से स्टेबिलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मोबिलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां पे किसी चीज को सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? यस सर। अब यहाँ पर टोटल 3 मसल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सुपरफिशियल मसल्स।
ग्लोबल मसल्स में 3 मसल्स ऐसे हैं जो कि क्या रोल प्रोवाइड करें, मूवमेंट का रोल प्रोवाइड करें, ठीक है, जिनका काम क्या है कि उन्होंने मूवमेंट परफॉर्म करवानी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फ्रंट के ऊपर स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सुपरफिशियल मसल, ठीक है, इसका काम क्या है कि इसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करवानी है। फिर इसके अलावा आपके पास क्या है, सेमी स्पाइनैलिस, ठीक है, कैपिटस, सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस, ठीक है, और सबक्लीनियस कैपिटस, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और इन्होंने क्या करनी है, पोस्टीरियर मूवमेंट परफॉर्म करवानी है, दैट इज नेक एक्सटेंशन। स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड का काम है कि इसमें फ्लेक्शन करवानी है, तो इनका क्या काम है, सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस और सबक्लीनियस कैपिटस का, कि इन्होंने एक्सटेंशन करवानी है। सो दीज आर एन इंपॉर्टेंट सुपरफिशियल और ग्लोबल मसल्स, ठीक है। अब डीप मसल्स, सुपरफिशियल मसल्स हैं। ट्रेपीजियस नहीं आएगा पोस्टीरियरली? ट्रेपीजियस को इसलिए नहीं वहां पे रखा गया क्योंकि ट्रेपीजियस का जो काम है वो है हेड की मूवमेंट करवाना, वो एक्चुअली हेड की टिल्टिंग करवाता है, ठीक है ना, सही है। इस वजह से नहीं ट्रेपीजियस को रखा गया यहाँ पे, इसलिए ये बात करें कि यहाँ पे सिर्फ हम सर्वाइकल स्पाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर तो एक्सटेंशन में भी तो इसका काम है ना, सर्वाइकल एक्सटेंशन में करवाता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, हम लोगों ने ट्रेपीजियस को इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि उसका एक्चुअल जो फंक्शन है दैट इज द टिल्टिंग ऑफ द हेड, आपके हेड को टिल्ट करता है, एक्सटेंशन करवाता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जिनका सबसे ज्यादा रोल है वो है ये, ठीक है सर जी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द कोर मसल्स, ठीक है। कोर मसल्स क्या है आपके, लॉन्गस कोलाई, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब बात की थी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सुपरफिशियल एंड ग्लोबल मसल्स, तो हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ा था कि जी लॉन्गस कोलाई सर्वाइकल स्पाइन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉन्गस कोलाई सबसे इंपॉर्टेंट है कोर मसल, तो लॉन्गस कोलाई, ठीक है। इसके अलावा लॉन्गस कैपिटस, सेमी स्पाइनैलिस सर्विसेज एंड मल्टीफिडस। मल्टीफिडस आपकी पूरी स्पाइन के अंदर प्रेजेंट है, थोरैसिक स्पाइन का भी मल्टीफिडस होता है, लंबर स्पाइन का भी मल्टीफिडस होता है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो 4 मसल्स हैं ये क्या है, कोर मसल्स हैं और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, द लॉन्गेस्ट कोलाई एंड द पोस्टीरियर नेक मसल्स form a muscle sleeve just like a shirt, sleeve of a shirt that surrounds the cervical column to support the cervical spinal segment in functional movements. जब तक ये फंक्शनल मूवमेंट हो रही है, आपके ये जितने भी मसल्स हैं ये एक स्लीव के तौर पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सर्वाइकल कॉलम, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ फ्रंट के ऊपर इस तरीके से मसल रखे हुए हैं और बैक के ऊपर इस तरीके से मसल रखे हैं। जब भी बेटा आपका क्लोज कंपार्टमेंट बनता है, आप लोगों को वो बताया था इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन स्पाइनल स्टेबिलिटी, कुछ नहीं यार, इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन स्पाइनल स्टेबिलिटी, उसमें क्या बात की थी कि दैट इज अ क्लोज्ड चैम्बर, आपकी एब्डोमेन है, ठीक है, एज अ होल इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है तो वो आपके एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर प्रेशर पुट करता है। अब एब्डोमिनल कैविटी नहीं आपकी एक्सपेंड कर सकती है, एक हद तक एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो तमाम की तमाम फोर्स जो होती है इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर की वो किसके ऊपर जाती है, थ्रैकोडोर्सल फेशिया पे, और थ्रैकोडोर्सल फेशिया क्या करता है, तमाम के तमाम जो मसल्स हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस उनको क्या करना शुरू कर देता है, टेंस करना शुरू कर देता है और आपकी स्पाइन को स्टेबिलिटी मिल जाती है। ये किस वजह से, क्योंकि एक क्लोज कंपार्टमेंट है, ऊपर से डायफ्राम है, नीचे से आपके पेल्विक मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर के, एक क्लोज डायफ्राम है और उसमें आपको स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सर्वाइकल स्पाइन में भी एक स्लीव रखी हुई है जो कि आपके फंक्शनल मूवमेंट में क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई? यस सर। एग्जामिनेशन बेटा, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास सर्वाइकल स्पाइन का एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको रिसेंट ट्रॉमा हुआ है, रिसेंट ट्रॉमा मींस अ डे बिफोर, मतलब ये मेरे खुद के साथ है कि मैं जब जिनाब हॉस्पिटल में काम करता था तब एक पेशेंट आया तो उसकी लास्ट डे
तो पिछले दिन उसकी लड़ाई हुई कहीं पे, तो उसको ना किसी ने मतलब स्टिक डंडा, ठीक है, उसको गर्दन पे लगा था, ठीक है, क्या लगा था, गर्दन पे डंडा लगा था, मतलब स्टिक नहीं, स्टिक को मतलब बारीक सी आप कह दोगे, लेकिन डंडा बकायदा आप लड़ाई में जो जैसे लगता है आप सबको पता है। हुआ क्या कि हम एग्जामिन कर सकते हैं उसके स्पाइन को। Is it possible to examine his or her cervical spine? Not possible. सर वो तो क्यों? काफी पेन में होगा ना, तो एग्जामिनेशन पेन से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म आता है कि जब भी कोई रिसेंट ट्रॉमा होगा तो पेशेंट के जितने भी सराउंडिंग के मसल्स हैं ना सर्वाइकल स्पाइन के, वो फौरन से क्या करेंगे, स्पैस्म में चलेंगे और वो मसल मूवमेंट कार्ड अलाउ नहीं करेंगे, मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे। अब वहां पे आपने ये खिचड़ी नहीं पकानी है जी, नहीं मैंने तो आपकी मूवमेंट करवा के एग्जामिनेशन करके ही देखना है, मैंने एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करनी है, मैंने पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करनी है, मैंने एंटील चेक करनी है, तभी मैं कोई डायग्नोसिस। नो, आपका ट्रीटमेंट क्या होगा फिर? आपने किसी डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाना, आप क्या करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, उसी टाइम आप एमआरआई भी करवा सकते हैं। आपको एक्सरे में अगर एमआरआई में कोई एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं मिलता, एमआरआई में कोई टियर नहीं मिलता किसी मसल का, लिगामेंट की कोई इंजरी नहीं मिलती, तो आप सिंपली क्या करोगे कि पेशेंट के स्पैज्म को रिलीज करोगे। पेशेंट के स्पैज्म को रिलीज करने के लिए हम लोग डिफरेंट थेरेपीज यूज कर सकते हैं, और वो क्या क्या है? सर हम लोग हीटिंग दे सकते हैं, हॉट पैक दे सकते हैं। कोल्ड पैक कभी नहीं देते, किसने कहा? सॉरी सर, वो तो हीट क्रायोथेरेपी देते थेरेपी हैं। दे सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमने उसकी पेन को मिनिमाइज कर, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन यूज कर सकते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस फॉलो किया है ट्रीटमेंट का, ये मैं आप लोगों को 6 या 7 लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि किस ट्रीटमेंट, किस सीक्वेंस के तहत आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने एग्जामिनेशन, इस पेशेंट के अंदर एग्जामिनेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, जो रिसेंट ट्रॉमा के साथ आए। Now, there are localized cervical syndrome, ठीक है। localized cervical syndrome का मतलब क्या है कि सिर्फ cervical spine आपके अफेक्टेड है और इसके अलावा सिम्टम्स कहीं और प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आगे चल के मैं बताता हूं कि और कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जो लोकलाइज नहीं कहलाते। अब लोकलाइज सर्वाइकल सिंड्रोम का मतलब क्या है कि जिनके सिम्टम सिर्फ कहां पर है, आपकी सर्वाइकल स्पाइन में या सर्वाइकल स्पाइन के अराउंड है। वो कहते हैं कि ये लोकलाइज सर्वाइकल सिंड्रोम जो है, ये दो ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ये लोकलाइज सर्वाइकल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस है और एक सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस। प्राइमरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस क्या है कि देयर इज एन इंजरी directly to the intervertebral disc, that is a primary disc related change। ये क्या है? प्राइमरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस हैं कि एक इंजरी हुई है और वो इंजरी किसको हुई है? डायरेक्टली टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। either there is a prolapse, either there is a herniation, there is a protrusion or there is a sequestration, ठीक है। पढ़ चुके हैं ये टाइप्स, पढ़ेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की टाइप्स पैथोलॉजी की। तो इट कैन बी एनी ऑफ इट, ठीक है, और हम उसको किसमें कैटेगराइज करेंगे कि दैट इज अ प्राइमरी डिस्क रिलेटेड चेंज और इट इज गोइंग टू कॉज द लोकलाइज्ड सर्वाइकल सिंड्रोम, ठीक है। सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस क्या हैं कि देयर आर डीजेनरेटिव चेंजेस और देयर इज एन इंजरी टू द facet joint, there is an injury to the uncovertebral joints, there is a degeneration of the facet joint, there is a degeneration of the uncovertebral joints। उस डिजेनरेशन की वजह से क्या हुआ है कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई, ठीक है। तो वो क्या है? आपके सराउंडिंग टिश्यूज में कोई इंजरी हुई है, उस इंजरी की वजह से इंटरवर्टेब्रल डिस्क में अगर चेंजेस आना शुरू हो गए तो वो क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस कहलाएंगे, ठीक है। वो कौन से कहलाएंगे? सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस। लोकलाइज्ड सर्वाइकल सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से हो रहा है?
इन दो कंडीशंस की वजह से हो रही है, या प्राइमरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस की वजह से या सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस की वजह से। समझ आ गई बेटा बात? सर सेकेंडरी रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दूं? सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस का मतलब यह है कि सराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं या जो स्ट्रक्चरल टिश्यूज हैं, लाइक फेसेट जॉइंट है, लाइक इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है, ठीक है, लाइक पेडिकल्स हैं, लैमिना है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है, वर्टिब्रल बॉडी है, अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, अगर इनको कोई इंजरी हुई है या इनमें कोई डिजेनरेशन स्टार्ट हो गई है, तो इनकी डिजेनरेशन की वजह से क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर चेंज आता है। और वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि अगर आपने 8th लेक्चर पढ़ा हो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड फेसेट जॉइंट, कुछ नहीं याद, हम लोगों ने ये बकायदा टॉपिक पढ़ा हुआ है कि देयर इज अ पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप ऑफ 3 जॉइंट कॉम्प्लेक्स, द 2 फेसेट जॉइंट्स एंड द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर ये सराउंडिंग के ये स्ट्रक्चर्स में कोई चेंज आती है, कोई इंजरी आती है, तो अल्टीमेटली उसका सारे का सारा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर आएगा, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क में चेंजेस आ रही हैं तो तब भी क्या होगा? सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस होंगे और तब भी लोकलाइज्ड सर्वाइकल सिंड्रोम हो, ठीक है। एक्चुअली इंटरवर्टिब्रल डिस्क को डायरेक्टली कोई इंजरी नहीं हुई, उसने अपने एटमॉस्फेयर को देखा है, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपने आप को चेंज किया, जिसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज अ सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंज, ठीक है। सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड कौन सी हो सकती है? इंटरनल डिस्क डिस्ट्रप्शन। इंटरनल डिस्क डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? इंटरनल डिस्क डिस्ट्रप्शन का क्या मतलब है? ये मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी। न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर जो डिहाइड्रेशन हो जाना। सर एनुलर फाइब्रोसिस की जो कब आता डिजीज है? है। ये तो मैं ऐसे भी प्रोलॉन्ग पोस्चर में हूं, लेकिन वाटर का तो फायदा ही है ना कि उसका जैसी पोजीशन चेंज होगी वो खुद भी चेंज हो जाएगा, एक करीब हो लेकिन थोड़ी सी चेंजेस। जब एनुलस फाइब्रोसिस की जो इंटरनल लेयर्स हैं उनमें क्या आ जाती है? टियर आ जाता है, आउटर लेयर क्या रहती है? इंटैक्ट रहती है, ठीक है। और वाटर अब न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या करता है? एनुलस फाइब्रोसिस में ट्रैप होना शुरू हो जाता है। जब वो एनुलस फाइब्रोसिस में ट्रैप होगा तो फिर उसका हाइड्रोस्टैटिक मैकेनिज्म लॉस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। लॉस कंप्लीटली तभी होगा जब वो प्रोलैप्स कर जाएगी। हर्निएशन जो है द फर्स्ट टाइप, ठीक है, कि जिसमें एनुलस फाइब्रोसिस की जो इंटरनल लेयर्स है सिर्फ उनकी क्या हुई है? डैमेज हुई है, और न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या कर गया? अंदर चला गया, ट्रैप हो गया, बस, ठीक है। समझ आ गया बात की? प्रोलैप्स नहीं हुआ, ठीक है, सीक्वेस्ट्रेशन नहीं हुई, एक्सट्रूजन नहीं हुई, ठीक है। सो दैट इज एन इंटरनल डिस्क डिस्ट्रप्शन। साइनोवाइटिस हो जाए, फेसेट जॉइंट्स की लॉकिंग हो जाए, जो हम लोगों ने पढ़ा था लॉक बैक मैकेनिज्म। सुप्राकैप्सुलर फोल्ड में किसका ट्रैप हो जाना? इंट्रैप हो जाना, मेनिस्कॉइड्स का, ठीक है, या सुप्राकैप्सुलर या इंफ्राकैप्सुलर फोल्ड्स के अंदर, ठीक है, किसके? फेसेट जॉइंट्स के, ठीक है। अगर वो इंट्रैप हो जाती है तो वो क्या है? लॉकिंग है, उसकी वजह से भी इरिटेशन होती है फेसेट जॉइंट्स में। ये इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेकेंडरी डिस्क रिलेटेड चेंजेस। फिर मायोफेशियल पेन, ठीक है, मे बी अ सेकेंडरी टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क और जाइगोफेशियल जॉइंट इंजरी, ठीक है। ऑब्वियसली इनका सबका रिस्पॉन्स क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्स मसल स्पैज्म प्रोड्यूस होगा। जब पेशेंट यूजुअली बेटा आप लोगों के पास आता है ना, तो वो लिमिटेड मूवमेंट के साथ आता है। ये आपको डायग्नोज करना पड़ता है कि एक्चुअली अंदर क्या इंजरी हुई है, ठीक है। एक तो सिंपल सी है कि रात को आप सोए और बल पड़ गया, ठीक है,
ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जी या तो फेसेट जॉइंट्स की इरिटेशन थी या एक एबनॉर्मल पोस्चर में आप सोए, जिसकी वजह से जो फेसेट जॉइंट्स हैं उनके ऊपर कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस रहा, किसी कैप्सूल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा और अल्टीमेटली रिफ्लेक्सली मसल स्पैज्म करके। ठीक है। सेकेंडरीली अगर एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको ये कंप्लेन नहीं करता कि रात को मुझे सोते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे ये 2-3 दिनों से आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसके कोई ना कोई अंडरलाइन इंजरी चल रही है। ठीक है, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की भी हो सकती है, वो फेसेट जॉइंट की भी हो सकती है। जरूरी नहीं ये इंजरी वही हो जहां से ब्लीडिंग होती है। हम जब स्पाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई किसी ब्लीडिंग वगैरह की बात नहीं करते, हम लोग बात क्या करते हैं कि एबनॉर्मल लोडिंग, आपकी नॉर्मल मैकेनिक्स से एबनॉर्मल मैकेनिक्स की तरफ जाना भी क्या है, इंजरी है। जब आप नॉर्मल मैकेनिक्स को छोड़ के किसकी तरफ जा रहे हो, पैथो मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हो, एबनॉर्मल मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हो, तो वो भी क्या है, एक इंजरी है सर्वाइकल स्पाइन के, किसी भी स्पाइन के पोर्शन के। समझ आ गई बात की? तो वो सिंड्रोम्स हैं जो कि लोकलाइज्ड भी हैं और लोकलाइज्ड के साथ साथ वाइड स्प्रेड भी हैं। ठीक है। नाउ दिस इज द सर्वाइको-ब्रेकियल सिंड्रोम। सर्वाइको-ब्रेकियल नेम इज इंडिकेटिंग कि जिसमें सर्वाइकल स्पाइन और आपका ब्रेकियल प्लेक्सस इन्वॉल्व हो जाए। ब्रेकियल प्लेक्सस कब इन्वॉल्व होता है, जब कोई एक या एक से ज्यादा इंटरवर्टिब्रल फोरामिना किसी एक साइड के, बेटा ये ऐसे ही याद कर लिया करो, कोई एक या एक से ज्यादा इंटरवर्टिब्रल फोरामिना एक साइड के या दूसरी साइड के, दोनों साइड के नहीं, एक साइड के या दूसरी साइड के। ठीक है, नैरो हो जाए और नैरो होने के बाद वो क्या कर दें, नर्व रूट को कंप्रेस कर दें, तो फिर आपको क्या आएगा, सर्वाइको-ब्रेकियल सिंड्रोम। अब ये सर्वाइको-ब्रेकियल सिंड्रोम क्या होता है कि आपको लोकलाइज्ड पेन स्टार्ट होती है फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन, इट विल ट्रैवल थ्रू आउट योर अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, कुछ में वो पेन स्टार्ट होके सिर्फ इंटरस्कैपुलर रीजन तक जाती है। ठीक है, इंटरस्कैपुलर रीजन तक। ठीक है, इंटरस्कैपुलर रीजन का पता है, दोनों स्कैपुलास के दरमियान तक पेन जाए। कुछ में वो पेन क्या है, शोल्डर तक आए, कुछ में वो पेन शोल्डर को क्रॉस करके एल्बो तक आ जाए, और कुछ में वो पेन एल्बो को क्रॉस करके रिस्ट तक आ जाए, और कुछ में वो पेन कहां तक आ जाए, फिंगर टिप्स तक आ जाए। तो दैट इज द सर्वाइको-ब्रेकियल सिंड्रोम। इन तमाम कंडीशंस में ये जो मैंने आपको बताया, ये ऐसे तमाम पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सर्वाइकल स्पाइन। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पेशेंट अगर आपके पास आता है और वो ये कहता है कि जी मेरी सर्वाइकल स्पाइन से पेन स्टार्ट हुई है और फिंगर टिप्स तक आ रही है, तो सिर्फ उस पेशेंट को आपने सर्वाइको-ब्रेकियल सिंड्रोम में इंक्लूड नहीं करना, बल्कि ऐसे तमाम पेशेंट जिनकी पेन क्या कर रही है, सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होके एक्सट्रीमिटी में किसी भी रीजन तक आ रही है, चाहे एल्बो जॉइंट तक, चाहे शोल्डर जॉइंट तक, चाहे रिस्ट तक, चाहे फिंगर टिप्स तक, वो तमाम के तमाम क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे सर्वाइको-ब्रेकियल सिंड्रोम में। समझ आ गई बेटा बात की? सर्वाइकोसेफेलिक सिंड्रोम, सेफेलिक पोर्शन किसको कहते हैं, हेड। ठीक है, ब्रेन वाला पोर्शन। सर्वाइकोसेफेलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें पेन स्टार्ट हो सर्वाइकल स्पाइन में, लेकिन वो पेन क्या कर जाए, ट्रैवल कर जाए टू द हेड। ठीक है, अब हमने अपर क्रॉस, जी बेटा, सर्वाइकल हेडेक में जैसे पढ़ा था हमने। यस, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, डिजीनेस आना, वर्टाइगो आना, ये तमाम के तमाम सिम्टम्स, आई का एंगल चेंज होना, आई साइड का वीक हो जाना ड्यू टू द सर्वाइकल स्पाइन, वो तमाम के तमाम किसमें इंक्लूडेड है, सर्वाइकोसेफेलिक सिंड्रोम में। ठीक है, सर्वाइकोसेफेलिक सिंड्रोम में। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्वाइकोमेडुलरी सिंड्रोम। ठीक है, मेडुलरी, सर्वाइकोजेनिक वाले भी आ सकते हैं, अपर क्रॉस सिंड्रोम वाले भी आ सकते हैं। याद करें अपर क्रॉस सिंड्रोम में हमने बात की थी कि जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, उसको डिजीनेस हो सकती है, वर्टाइगो हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है। ठीक है, टिनिटस हो सकती है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम सिम्टम्स सर्वाइकोसेफेलिक में आए।
ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई। द लास्ट वन इज द सर्वाइकोमेडुलरी सिंड्रोम। सर्वाइकोमेडुलरी, मेडुलरी इज फॉर मेडल, नॉट फॉर मेडल्ला, इट इज फॉर द केनाल। कि जब केनाल जो है, केनाल में कोई इशू आ जाए, लाइक इंटरवर्टिब्रल डिस्क की इंजरी हुई है एंड दैट इज द सीक्वेस्ट्रेशन, दैट इज सीक्वेस्ट्रेशन। और सीक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है या एक्सट्रूजन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है वो किसमें चला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर वो पोस्ट्रो मीडियल डायरेक्शन में टियर हुआ, सब कुछ बेटा मैं पढ़ा चुका हूं, अगर पोस्ट्रो मीडियल डायरेक्शन में टियर हो जाए तब वर्टिब्रल कैनाल में जाएगा, अगर पोस्ट्रो लेटरल डायरेक्शन में होगा तो इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास में जाएगा। अगर पोस्ट्रो मीडियल डायरेक्शन में हुई है सीक्वेस्ट्रेशन या एक्सट्रूजन तो फिर क्या होगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी और फिर आपको सर्वाइकोमेडुलरी सिंड्रोम आएंगे। सर्वाइकोमेडुलरी सिंड्रोम क्या होता है? माइलोपैथी का बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन। ठीक है, ये सबसे कॉमन सिम्टम है किसका, सर्वाइकोमेडुलरी सिंड्रोम का। जहां बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन। ठीक है, डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, ठीक है, और इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है, एक मिनट बेटा, इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है, ना आना, ठीक है, और लॉस का मतलब क्या है कि कंट्रोल खत्म हो जाए। ठीक है, तो इट कैन बी अ डिसफंक्शन, इट कैन बी अ लॉस, इट कैन बी अर्जेंसी, इट कैन बी इनकंटिनेंसी। ठीक है जी बेटा। सर ये जो आपने सिम्टम बताया ये तो फिर लंबर रीजन में अगर सर्वाइकल जो सॉरी स्पाइनल इस तरह सिक्वेस्ट्रेशन अगर हो जाती है उसमें नहीं आएगा, सर्वाइकल में भी अगर ये प्रॉब्लम है तभी बाउल की होगा सर्वाइकल में भी ये प्रॉब्लम आएगा क्योंकि एक्चुअली लंबर तक जितनी भी बेटा सेंसेशन जा रही हैं वो सर्वाइकल से होकर जा रही हैं। ठीक है, सर्वाइकल S1, S2, S1, S2 ये जो नर्व रूट्स हैं असल में ये वहां पर हमारे जो है ना क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को करती हैं सप्लाई, तो मेजरली उसकी प्रॉब्लम में। आपकी बात बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लंबर तक जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है वो स्पाइनल कॉर्ड कहां से गुजर कर जा रही है, सर्वाइकल स्पाइन से गुजर कर जा रही है ना। लेट से अगर सर्वाइकल स्पाइन में कोई इशू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए अगर सर्वाइकल स्पाइन में, तब भी आपको वही सेम सिम्टम्स मिलेंगे जो आपको लंबर स्पाइन के मिलते हैं माइलोपैथी के। अगर थ्रेसिक स्पाइन में कोई इंजरी हो जाए ना तो तब भी आपको वही सिम्टम मिलते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में बेटा आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रिप्लेजिया मिलेगा अलोंग विद द बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन। थ्रेसिक स्पाइन में क्या मिलेगा आपको, पैरास्थीसिया मिलेगा। जिस स्पाइनल सेगमेंट में थ्रेसिक स्पाइन के लिए T6 के लेवल पर इंजरी हुई है, ठीक है, तो T6 से नीचे T7, T8, T9, T10, T11, T12 ये जो स्पाइन के सेगमेंट्स है ना, यहाँ पे पेशेंट को सेंसेशन नहीं मिलती। ठीक है, हम उसको ना क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं ना पैराप्लेजिया कहते हैं। इन कंप्लीट एनेस्थीसिया के साथ पेशेंट को पैराप्लेजिया होगा थ्रेसिक इंजरी में। जब लंबर की इंजरी आती है तो सिर्फ पेशेंट को पैराप्लेजिया होता है, फिर पेशेंट को ना कोई ये एनेस्थीसिया वगैरह कुछ नहीं होता, उसकी सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज में मोटर वीकनेस आती है। बात की समझ आई है? ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दिया, एनेस्थीसिया वाला। देखो अगर सर्वाइकल स्पाइन में बेटा कोई इंजरी हुई है तो क्या होगा, क्वाड्रिप्लेजिया होगा, ठीक है, ब्लैडर का फंक्शन लॉस हो जाएगा, बाउल का फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है, सैडल एनेस्थीसिया भी आएगा। ठीक है, ये माइलोपैथी के सिम्टम्स हैं। ये किसके सिम्टम्स हैं, माइलोपैथी के। अब माइलोपैथी चाहे सर्वाइकल स्पाइन में हो, चाहे थ्रेसिक स्पाइन में, चाहे लंबर स्पाइन में, ठीक है, ये तमाम के तमाम सिम्टम्स आएंगे। सर्वाइकल और थ्रेसिक में बेटा सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली जो आपके स्पाइनल कॉर्ड ने तो नहीं ना सब कुछ कंट्रोल करना, कंट्रोल तो एक्चुअली आपका ब्रेन कर रहा है। ब्रेन अलाउ करेगा तो ब्लैडर ओपन होगा और यूरिन पास होगा। ठीक है, जब तक ब्रेन अलाउ नहीं करेगा आप नहीं कुछ कर सकते हैं।
अब आप खुदा ना खास्ता कोई पैराप्लेजी का कभी पेशेंट देखें तो उसमें भी ब्लैडर का कंट्रोल लॉस हुआ होता है, कुछ में लॉस हो जाता है, कुछ में इनकॉन्टिनेंस आ जाती है। ठीक है, बात की समझ आई है कि नहीं आई? यस सर, आ गई है। सेकेंडली, अगर थोरेसिक स्पाइन में लेट्स से T6 के ऊपर इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, या T6 के ऊपर माइलोपैथी हुई है, तो T7, T8, T9, T10, T11, T12 ये जितने भी सेगमेंट्स हैं यहां पर एनेस्थीसिया हो जाएगा, सेंसरी लॉस हो जाएगा, प्लस पैराप्लेजिया होगा। थोरेसिक स्पाइन की इंजरी में क्वाड्रिप्लेजिया नहीं होगा। क्वाड्रिप्लेजिया सिर्फ होता है सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी में। समझ आ गई बेटा? लास्ट में अगर लंबर स्पाइन में कोई इश्यू होगा तो लंबर स्पाइन में किसी थोरेसिक सेगमेंट के ऊपर एनेस्थीसिया नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पैराप्लेजिया होगा। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई है? यस सर। मतलब नर्व रूट से लेके नर्व रूट जहां पे बंद रही है वहां से लेके टिल द पेरिफेरल नर्व टिल द लास्ट, ठीक है, कोई भी इशू हो। इसकी पेन नहीं होती, इसकी सिंपली आपको सेंसरी लॉस मिलेगा और मोटर लॉस मिलेगा। ठीक है, इसकी पेन नहीं होती। इसकी पेन तभी होगी ड्यूरिंग द इंजरी। इंजरी के बाद पेशेंट को कुछ फील ही नहीं होता, सेंसेशन ही नहीं रहता। Now, coming towards the important one, and this is the history. अब हिस्ट्री में आपको क्या पता चलेगा? हिस्ट्री में जो पेशेंट के सिम्टम्स है हम वो इन 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। मोशन इंड्यूस्ड आर्म पेन, बाजू की एक्टिविटी से नेक में पेन स्टार्ट हो जाए, नेक की एक्टिविटी से नेक में पेन स्टार्ट हो जाए, या दोनों, या फिर क्या है, सब ऑक्सीपिटल हेडेक। सर्वाइकल स्पाइन के जो भी पेशेंट आएंगे वो इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे, 4 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही है, इसके अलावा कोई 5वीं ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है, इन एक्यूट पेन्स एंड स्ट्रेन्स, ठीक है, एक्यूट कोई भी इंजरी है, वो मस्कुलर इंजरी है, वो लिगामेंटस इंजरी है, पेशेंट अपने ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स को बाकायदा रिलेट करेगा किस चीज के साथ, कि मैं किसी भारी चीज को उठा रहा था, ठीक है, मैंने सर के ऊपर किसी भारी चीज को उठाया हुआ था, मैं किसी चीज को पुल कर रहा था, कोई ट्रॉमा हुआ है तो मेरी एक्सटेंशन में यकदम चली गई है, मैं कंट्रोल नहीं कर सका। ठीक है, बैकवर्डली कोई पुश लगा है तो मेरी फ्लेक्शन में चली गई है और बाकायदा जाके यहाँ पर स्टर्नम के साथ हुआ है। ठीक है, तब मेरी मूवमेंट रुकी है। मतलब कोई भी ट्रॉमा, ठीक है, किसी भी चीज का, भारी चीज का गर्दन पे या सर पे उठाना, ठीक है, वो उसको बाकायदा रिलेट करेगा कि हाँ ये एक्टिविटी मैंने की थी तो पेशेंट मेरे सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं। अगर पेशेंट इन चीजों के साथ रिलेट करे तो इसका मतलब क्या है कि yes there is an acute injury either to the muscle or either to the ligament। अगर वो इनके साथ रिलेट करे, अगर वो रिलेट करे कि जी हाँ मैं रात को सोया था, ठीक है, सुबह जब उठा तो मुझे मोशन इंड्यूस्ड आर्म पेन थी, ठीक है, तो आपने इन लिगामेंटस इंजरी के साथ या मस्कुलर इंजरी के साथ आपने उसको रिलेट नहीं करना। वो रिलेट तभी होंगी जब उसने कोई ऐसी एक्टिविटी की हो। ठीक है, तो लिगामेंट तभी इंजर्ड होगा ना जब कोई फोर्सफुल इंजरी होगी, मसल भी तभी इंजर्ड होगा जब कोई फोर्सफुल इंजरी हो। ठीक है, तो रिलेट उसको तब तक नहीं करना जब तक कि वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं आपको बता देता। समझ आ गई बेटा बात की? ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अगर पेशेंट स्पाइन की मूवमेंट करते हुए अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन आए, ठीक है, टिल टोज, ठीक है, टोज तक या फिंगर टिप्स तक, दैट इज कॉल्ड लैरमेट साइन। ठीक है, और इट इज अ डेंजरस साइन। ठीक है, आपने तभी वहां पर क्या कर देना है,
मूवमेंट को रोक देना है, आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी है जिसमें आपको मूवमेंट ना करवानी पड़े। मींस रेडियोग्राफिक एविडेंस आपको रिक्वायर्ड होगा, या आप एक्सरे करवाओगे या एमआरआई करवाओगे, ठीक है, टू डिफरेंशिएट, ठीक है, और टू डायग्नोज व्हिच इज कॉजिंग दिस सेंसेशन, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन क्या चीज कॉज कर रही है, ठीक है, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन के मूवमेंट ये सेंसेशन नहीं कॉज करेगी, ठीक है। ये तभी सर्वाइकल स्पाइन ये तभी सेंसेशन आती है जब सर्वाइकल स्पाइन की कोई इंजरी हुई है, ठीक है, तो प्रॉपर ट्रॉमा हुआ है सर्वाइकल स्पाइन, या वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हुआ है, या इंटरवर्टिब्रल डिस्क की कोई पैथोलॉजी है, कोई एक्यूट इंजरी है, ठीक है। अब ये सब कुछ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। नाउ द हिस्ट्री में सबसे पहले पेशेंट आपको बताता है लोकेशन ऑफ द सिम्टम। लोकेशन में वो क्या बता सकता है? हेड, नेक, शोल्डर्स, इंटरस्कैपुलर रीजन, ठीक है, स्कैपुलर ब्लेड के लोअर लेवल, स्कैपुलर ब्लेड के लोअर लेवल, जहां पे हम लोग कहते नहीं कि दैट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, ठीक है, दैट लोअर बॉर्डर, ठीक है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है, मोस्टली द बैक, नॉट द इंटीरियर वन। ये बैक के ऊपर पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये फिर एल्बो जॉइंट तक बैक पे, ठीक है, जब आप एल्बो जॉइंट को क्रॉस करोगे तो फ्रंट के ऊपर पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मीडियन नर्व और अल्नर नर्व आपके सारे फ्रंट के ऊपर क्या कर रही है, दे रही है सेंसेशन, ठीक है। और उसके बाद फिंगर टिप्स, हैंड इटसेल्फ, ठीक है। तो पेशेंट आपको लोकेशन बताता है सबसे पहले। लोकेशन से आपको क्या पता चलेगा? एक पेशेंट आपके पास आता है, आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। एक पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि जी मेरी पेन स्टार्ट होती है, ट्रैवल होते हुए शोल्डर से कहां तक आती है, फिंगर टिप्स तक आती है। अल्टीमेटली आपका सबसे पहला क्या जहन आएगा? ये नर्व्स की कि ये नर्व्स की, यस, कि ये क्या है, नर्व रिलेटेड चेंजेस हैं, ये किसी नर्व रूट की वजह से आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई बात की? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर एक पेशेंट आपके पास आता है और वो आपके पास आके कहते हैं कि जी मुझे पेन स्टार्ट होती है और मेरी गर्दन में ही पेन रहती है, आप उससे दोबारा एक दफा पूछ सकते हैं कि आपकी पेन ट्रैवल करती है फिंगर टिप्स तक, बाजू तक, शोल्डर तक? अगर वो कह देता है नहीं, तो इट मींस कि वो उसकी क्या है, लोकलाइज्ड पेन है, और ये किसकी वजह से है? किसी स्पेसिफिक जॉइंट की वजह से, ठीक है। समझ आ गई? या ट्रिगर पॉइंट की वजह से, ठीक है। यहां तक बात भी समझ आ गई। सेकेंडली द नेचर ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स की नेचर क्या है? आइदर इट इज कांस्टेंट, इंटरमीडिएट और वेरिएबल। कांस्टेंट जो पेन होती है वो किसको इंडिकेट करती है? नर्व की, नर्व की पेन को। ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, दैट विल बी अ कांस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव पेन। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी आफ्टर द ट्रॉमा, दैट पेन विल गोइंग टू बी बिकम मोर सिवियर बट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है और उसके बाद प्रोग्रेस करना शुरू कर देती है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है? नर्व रूट, ठीक है, क्योंकि नर्व रूट किसी एक साइड के ऊपर किसी एक पोजीशन में ज्यादा कंप्रेस होगी, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम क्या है, फ्रीली हैंग कर रहा है बेटा। नर्वस सिस्टम आपका फ्रीली हैंग कर रहा है बॉडी में, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम के किसी एक पोर्शन पे कहीं कोई मसला आता है तो वो अल्टीमेटली उसको उस पोर्शन से दूर ले जाता है। लेट्स से ये मैं नर्वस सिस्टम हूं, मुझे यहाँ पर कोई इंजरी हुई है मेरे इस पार्ट को, तो मैं क्या करूंगा, इसको हैंड के करीब ले आऊंगा। ऐसे ही होता है ना, हमें कोई सुई चुभती है तो हम फौरन से क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम भी उस लोकेशन से विड्रॉ कर लेता है। लेकिन आपको विड्रॉ करने के बाद जब तक आप वो मूवमेंट नहीं करोगे ना जहां पर इंजरी हुई है, ये जहां पर वो सबसे ज्यादा कंप्रेस हो रही है, तब तक वो पेन दोबारा नहीं होगी। आप वो मूवमेंट करोगे तो ही दोबारा से इंटरमिटेंट पेन स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। वेरिएबल कभी ज्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। जैसे मसल स्पैज्म है, आप रेस्ट के बाद जब उठोगे तो आपकी पेन क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी? कम, ज्यादा हो गई। रेस्ट के बाद कम हो जाती है। मसल स्पैज्म, यूजुअली मसल स्पैज्म की जो पेन है वो ज्यादा हो जाती है रेस्ट के बाद। अब होता क्या है, ठीक है, मसल जब हम रिलैक्स पोस्चर में जाते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, आपका जो मसल स्पैज्म है वो एक्चुअली मसल स्पैज्म मूवमेंट अलाउ नहीं करता, आपके जितने भी सर्वाइकल सेगमेंट्स होते हैं वो हाइपोमोबिलिटी में चले जाते हैं। अब जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, रात को सोते हैं, पहले से ही वो हाइपोमोबाइल थे, आप रात को सो गए, वो और हाइपोमोबिलिटी में रहे, वो जैसे जैसे हाइपोमोबिलिटी में रहते रहे उनकी मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट होती रही। अब जब आप सुबह उठ के मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पेन ज्यादा होगी। हाँ, आप थ्रू आउट द एक्टिविटी, अगर आप देखें कोई भी मसल स्पैज्म के साथ पेशेंट हो, अगर आप कोई विग्रस एक्टिविटी करोगे ना, रनिंग करो, या आपको फर्ज करें कि आपके पीछे चोट लग जाए, ठीक है, मतलब वो आपको मारे मुरे ना, लेकिन आपके पीछे चोट लग जाए, अब आप भागेंगे अपनी फोर्स के साथ, अब आपको उस टाइम पे अपना मसल स्पैज्म भी भूल जाएगा और वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक विग्रस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो मसल का स्पैज्म था वो सारे का सारा क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ डर की वजह से खत्म हो गया और आपकी तवज्जो नहीं गई, ये एक्चुअली दैट फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, मसल स्पैज्म के बाद रेस्ट प्रोवाइड करना, ये उस चीज को एग्रीवेट कर देता है। मसल स्पैज्म के बाद मूवमेंट को आप अलाउ करते हो कि मूवमेंट अलाउ कीजिए, ठीक है, मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। जो मूवमेंट को प्रमोट करते हैं उनकी मसल स्पैन जल्दी खत्म हो जाती है एज कंपेयर टू जो मसल स्पैन के बाद रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। समझ आ गई बेटा बात की? द टाइप ऑफ द Yes. सिम्टम्स, पेन, पैरास्थेसिया, नम्बनेस, वीकनेस एंड स्टिफनेस। ऑब्वियसली पेन है और बाकी कोई सिम्टम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज ड्यू टू मसल स्पैज्म। अगर कोई सेंसरी या मोटर सिम्टम है तो आपको वो भी पता चल जाएगा वेदर इट इज द नर्व रूट और वेदर इट इज द स्पाइनल कॉर्ड। नर्व रूट यूनिलेटरल होती है, स्पाइनल कॉर्ड बाइलेटरल होती है, ठीक है, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। यूनिलेटरल में एक साइड पे ज्यादा वीकनेस होगी, माइलोपैथी में क्या होगा, दोनों साइड के ऊपर इक्वल वीकनेस होगी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते नहीं राइट वाला ज्यादा वीक है और लेफ्ट वाला ठीक है, या लेफ्ट वाला ज्यादा वीक है राइट वाला थोड़ा वीक है, ऐसे नहीं होगा। माइलोपैथी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या करती है, अफेक्ट करती है, लॉस करती है। severity of the condition, acute, subacute और chronic, इस सब के बारे में आपको पता है, ठीक है। activities that are going to aggravate the patient condition, ठीक है, aggravating factors जिनको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा फिर relieving factors, कौन से factors जो हैं जो relieve करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एज अ फ्रेश ग्रेजुएट बेटा जाते हैं तो हमारा ज्यादातर फोकस क्या होता है कि हम पेशेंट को रिलीविंग पोस्चर के अंदर ट्रीट करें, रिलीविंग पोजीशंस में ट्रीट करें, ना कि एग्रेवेटिंग पोजीशंस के अंदर, ठीक है। एग्रेवेटिंग पोजीशन में ट्रीट करना किसका काम है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन का काम, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा कि हाँ जी मैंने किस तरीके से, अगर इसकी पेन एग्रेवेट होगी तो मैंने इसको किस तरीके से बेटर करना है या इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है इसकी पेन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन डज मैटर। एक पेशेंट है जो कहता है कि जी मुझे लेटरल एपिकंडाइटिस है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस मोबाइल यूज करता है, तो क्या उसका लेटरल एपिकंडाइटिस ट्रीटेबल है? नहीं है। और ये पेशेंट को कभी भी समझ नहीं आती। पेशेंट कहते लो मैंने मोबाइल ही यूज करना है, इससे क्या हो जाएगा, मैंने फोन ही रख के 2-3 घंटे काम ही करना है, इससे क्या हो जाएगा। दैट इज द एग्रेवेटिंग पोजीशन। आपने जो मैनेजमेंट की है वो आपकी मैनेजमेंट 3 मिनट भी नहीं चलेगी। सेम टू सेम विद द सर्वाइकल स्पाइन, आपने बैठ के काम ही करना है सस्टेन पोस्चर में। आपको सर्वाइकल स्पाइन की मैनेजमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप इस चीज को एजुकेट नहीं करोगे, पेशेंट की इस चीज को एजुकेट नहीं करोगे, ठीक है। वैसे ये एजुकेट होती है पाकिस्तान में खासतौर।
सर जी बेटा। सर वो नेचर ऑफ सिम्टम्स के अंदर जो है इंटरमिटेंट और वेरिएबल जो है आपने उसकी एग्जांपल्स दी वो तो समझ आ गई, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन में इंटरमिटेंट वो होगी जो कभी होगी और एक दफा और कभी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और वेरिएबल वो होगी कि कभी कम होगी कभी ज्यादा पेन। इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है कि बेटा थ्रू आउट द डे पेन होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। वेरिएबल का मतलब ये है कभी हुई है पेन और उसके बाद खत्म हो गई है, फिर कुछ देर के बाद स्टार्ट होगी और फिर खत्म हो गई है। ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल पेन। ठीक है, वेरी कर रही है। कोई पोजीशन ऐसी है जिसमें बहुत एग्रेवेट हो गई है पेन और किसी पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हो रही, खत्म हो गई है पेन। ठीक है, खास तौर पर जो अडेप्टिव पोस्चर्स होते हैं ना, जो सस्टेन पोस्चर्स, अडेप्टिव पोस्चर्स होते हैं, उसमें पेशेंट यूजुअली यही कहता है कि यार मैं यहाँ पे गर्दन करके सोता हूँ या इस करवट पे सोता हूँ तो मुझे कोई पेन नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं करवट लेने लगता हूँ या मैं दूसरी करवट पर जाता हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स दैट इज अ वेरिएबल पेन। ठीक है, उसको थ्रू आउट द डे पेन नहीं रही। ठीक है, अच्छा, दैट इज द पोटेंशियल फॉर आई स्ट्रेन। पोटेंशियल फॉर आई स्ट्रेन का मतलब है वही एंगल का चेंज हो जाना कि जब कॉन्टिन्यूस सस्टेन पोस्चर्स होते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन का कर्व है ये लॉस होता है। जब सर्वाइकल स्पाइन का कर्व लॉस होगा, आपकी, एक मिनट बेटा, अपर सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर इशू आता है। अपर सर्वाइकल स्पाइन अगर फ्लेक्स में चली जाएगी तो पेशेंट को ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्सटेंडेड पोजीशन में चली जाएगी तो पेशेंट को ऐसे नीचे देखना पड़ेगा, ऐसे देखेगा वो। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्ट्रेन किसके ऊपर पड़ा है? आइस के ऊपर पड़ा। ठीक है जी बेटा। स्लाइड शो नहीं हो रही है। क्या कह रहे हो? स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड चेंज नहीं हो रही। मैं तो कब से चेंज कर रहा स्लाइड। नहीं हो रही, हमें नहीं हो रही। हिस्ट्री के अंदर जो वो नेचर ऑफ सिम्टम्स वाली स्लाइड ही रुकी हुई है। अब देखो बेटा, अब आ रही है? नहीं सर, हमें नहीं हो रही। जी बेटा, आपके अंदर आ रही है? यस सर। अच्छा, patient to report difficulty in sleeping because of pain may have an inflammatory condition. ठीक है, रात को सोते हुए अगर पेशेंट की पेन एग्रीवेट हो जाए, रेस्ट के वक्त इंफ्लेमेशन ज्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंफ्लेमेशन रेस्ट से ज्यादा होती है, एक्यूट इंफ्लेमेशन। ठीक है, हाँ, इंफ्लेमेशन को कुछ दिन गुजर चुके हैं, ठीक है, तो आपकी रेस्ट से इंफ्लेमेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। छोटे होते हर किसी को मोच आई होगी पाँव के अंदर, सबको आई है कि नहीं आई? किसी को नहीं आई तो बता दे। शुरू में क्या होता था कि हम या घर वाले क्या करते थे कि कोई कपड़ा बांध देते होते थे और कहते थे आप रेस्ट करो। वो रेस्ट करके जब उठते थे, लाइक ये मेरे खुद के साथ हुआ, मैं रेस्ट करके उठा तो मेरा पाँव सब पूछा हुआ था। ठीक है, तो व्हाट वाज इट? इन्फ्लेमेशन। एक इंजरी के बाद इन्फ्लेमेशन हुई है, मैंने रेस्ट करके उसको और प्रमोट किया कि शाबाश शाबाश, वो जो अपना ही माल है, खैर है, कोई बात नहीं, अगर हो रही है तो बाद में कम भी हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन में हम एसोसिएटेड, आप उस जॉइंट को कभी ना छेड़ो जहां पर इंजरी हुई है, लेकिन आप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर, एसोसिएटेड जॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट करवाओगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगी या ज्यादा डेवलप नहीं होगी। ठीक है, द मोर इंसीडियस कॉज ऑफ नाइट पेन, रात को सोते हुए एकदम बहुत ज्यादा पेन हो, ठीक है, और पेशेंट उस पेन से जाग जाए, एक ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? पेशेंट का वेट लॉस हुआ हो। दो कंडीशन बेटा याद रखनी है। एक क्या? पेशेंट आए, पेशेंट आपको कहे कि एक ऐसी दर्द होती है जो मुझे रात को नींद से जगा देती। ठीक है, वैसे बहुत सारे पेशेंट्स को यही पेन होती है, लेकिन दैट इज ड्यू टू देयर साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, एक ऐसी पेशेंट की पेन जो कि इतनी ज्यादा सीवियर हो जो उसको रात को जगा दे। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक उसका सडन वेट लॉस हुआ हो रिसेंट मंथ्स में। ठीक है, तो इट मींस कि दैट इज अ मैलिग्नेंसी। ठीक है, दैट इज अ मैलिग्नेंसी। ठीक है, मैलिग्नेंसी को बेटा रूल आउट करने के ये भी दो तरीके हैं। आपको सबसे पहले दिया नाइट पेन,
ठीक है, स्क्वेयर नाइट पेन और दूसरी क्या है, वेट लॉस। अच्छा ये नाइट पेन बेटा ऐसे नहीं है, ये सुई चुभने वाली नाइट पेन नहीं है। आपको पता है मेलिग्नेंसी की जो पेन होती है दैट इज मोर स्क्वेयर एज कंपेयर टू द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में जो पेन होती है आपको नहीं अंदाजा इसका, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक पेशेंट है, जनवरी में उसका एक्सीडेंट हुआ था, लड़का है, बाइक पे जा रहा था, ठीक है, फील्ड के अंदर उसका फ्रैक्चर हुआ फ्रॉम द फीमर, 2 एंड्स फीमर के फ्रैक्चर हो गए, ठीक है। फीमर फिर भी बच गई लेकिन एंड फ्रैक्चर थे, खैर वो ट्रीटेबल था, लेकिन जो नीचे टिबिया थी उसमें कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हुए 2 एंड के ऊपर, ठीक है। 2 या 3 महीनों के बाद बेड पे रहा वो, अब उसका नी जॉइंट जो है वो इमोबाइल है। मैं जब नी जॉइंट उसको मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करता हूँ तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब बड़ी दर्द होगी। क्या फ्रैक्चर वाले बच्चे को दर्द हो सकती है? मतलब नी जॉइंट की मोबिलाइजेशन जो है ना, नी जॉइंट की मोबिलाइजेशन क्या पेन कॉज करेगी? स्ट्रेच की पेन हो सकती है कि मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है, ठीक है। एक पेन होना और वो भी उस बच्चे को जिसके 4 फ्रैक्चर हुए हैं एक ही दफा में, ठीक है, मतलब दैट इज द सीवियरेस्ट कंडीशन। आपने पेशेंट की पेन को जरूर एक्नॉलेज करना होता है, लेकिन पेशेंट की पेन को इतना एक्नॉलेज नहीं करना कि पेशेंट ठीक ना हो। मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक है, एक्नॉलेज करें, ठीक है, उसकी पेन को रिस्पेक्ट भी दें, लेकिन कभी भी पेशेंट की पेन को ये नहीं इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे देनी, नहीं तुसी बैठो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਮੰਗਾਉਂਦਾ, पीओ बिस्कुट बिस्कुट खाओ ਤੇ ਤੁਰ जाओ, फीस रख दे जाना, ठीक है, नॉट दैट मच रिस्पेक्ट, ठीक है। सर बस करते हैं, अगला लेक्चर होना है 2 बजे। अगला लेक्चर होना है तो प्लीज बस करते हैं। सर सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें प्लीज। यस सर प्लीज। सर मैंने भी यही कहना है, क्या कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें बेटा मैं वैसे सुबह अपलोड कर दी हुई है, एक दफा चेक कर ले। सर सारी करती हैं, सर सारे लेक्चर्स करती हैं। सर 4 लेक्चर्स रहते थे, लेक्चर 13 और 14 कर दें। क्योंकि एक्चुअली ना जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, लेट्स से सर्कुलेशन, इन्फ्लेमेशन में सर्कुलेशन तेज हो जाती है, ठीक है, मतलब ब्लड सप्लाई ज्यादा आ रही होती है, लेकिन वेनस रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता है। अब जब आप मूवमेंट करते हैं ना तो एक्चुअली आप इसको प्रमोट करते हैं, वेनस रिटर्न को प्रमोट करते हैं। तो जब आप रेस्ट करोगे तो वेनस रिटर्न स्ट्रेसेस में रहेगा और इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाएगी। सर्वाइकोमेडुलरी में डिस्क की वजह से सर्वाइकोमेडुलरी हो सकता है। सर्वाइकोसेफेलिक जो है दैट इज यूजुअली ड्यू टू द स्ट्रक्चर, नॉट ड्यू टू द इंटरवर्टिब्रल प्रेशर जॉइंट की वजह से हो सकती है, ठीक है, मिल प्रेशर जॉइंट की वजह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कॉज नहीं होती, ठीक है। और जो है सर्वाइकोसेफेलिक सर्वाइकोब्रेकिया, ठीक है, वो नर्व रूट की वजह से। अल्टीमेटली ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल स्पाइन पे इंजर्ड हो गई है। अब सर्वाइकल स्पाइन अलाउ ही कैसे नहीं नीचे जाने तक, ना प्रेशर कर सकते उस पे कि ना रबर तक नहीं। लेक्चर एलएमएस के अल्लाह के आप जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप सर्टिफिकेट करना, 1 से 2 बच्चों ने हाउस का इंतजाम करने में फारूक भाई को कैसे कहता हूँ, फारूक भाई को कहना, ठीक है, फारूक भाई को कहेगा कि सर हमारे बाबा ने सब कहते हैं, ठीक है, तो उनको याद करवा के ना उस दिन अगले लेक्चर में हाउस दे आइएगा,
ठीक है, मतलब उनको कहिएगा कि आप कल का पा दें एक बंदा, एक कोई भी आप क्वेश्चन से आंसर पा दें, या हमको कहिएगा कि नीचे अगर उनके पास होता है।